नेक्स्ट थिंग क्या है, वी नीड टू डिस्कस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड व्हाट देयर क्वार्क स्ट्रक्चर्स आर। हम प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का क्वार्क स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बाय हार्ट याद रखना है, ठीक है जी। So I'm just going to make a black line over here, ठीक है जी। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। Let's discuss what? Let's discuss the quark structures of protons and neutrons. अच्छा, so we all know, what do we know? We know that a proton, I'm symbolizing it by the symbol P, is a mass of 1 mu and a charge of plus 1 e. ठीक है जी, I hope we all know that. यही होता है प्रोटॉन, ठीक है जी। अच्छा, now if I want to write down its quark structure, तो इसका quark structure होता है up up down. It is made up of 2 up quarks and 1 down quark. दिस इज व्हाट वी फाउंड आउट अबाउट द प्रोटॉन, के प्रोटॉन जो है वो इन 3 क्वार्क से बना हुआ है, 2 अप और 1 डाउन। जरा प्रूफ भी कर लेते हैं। अगर ऐसी बात ही है तो मतलब तमाम क्वार्क्स की अगर मैं चार्जेस ऐड करूं और तमाम मासेस ऐड करूं तो वही आना चाहिए जो मेरे पास आता है, ठीक है। सो लेट्स सी दैट अप अप क्वार्क का मास क्या था, इट वाज 2/3 म्यू। वैसे तो सभी क्वार्क्स का 2/3 म्यू है, तो यानी ये, oh, sorry. Is it 2.3? I think I wrote it wrong over there. I'm such a big idiot. Shit. Wow. The most dumbest mistake I've ever done in my entire life. Sorry. ये सारे 2 नहीं है, ये सारे 1 है. Whoops. These are all ones, not 2. मुझसे पता नहीं क्यों इतनी ये dumb mistake हो गई है. I'm such a big idiot. Why recording? अच्छा खैर, सॉरी, माय बैड। ये सारे 1/3 है, नॉट 2/3, ठीक है जी। 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 एंड 1/3, ये सब के सब 1/3 है। अच्छा, तो प्रोटॉन को अगर हम देखेंगे तो प्रोटॉन, तो अप क्वार्क का क्या था मास, अप क्वार्क का मास है 1/3 म्यू, एंड देन चार्ज इसका था +2/3 ई। देन इस वाले अप क्वार्क का भी क्या होगा, इस वाले अप क्वार्क का भी 1/3 म्यू है, और इस वाले डाउन क्वार्क का भी 1/3 म्यू है, और इसका चार्ज क्या हो गया, +2/3 ई, और इसका चार्ज क्या था, -1/3 ई। नाउ इफ यू सी 1/3 + 1/3 + 1/3 यानी 3/3, 3/3 विल बिकम 1। तो यानी प्रूव हो गया अप अप डाउन इज अ गुड कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस। बाकी चार्जेस को भी देख लेते हैं, तो 2 अप क्वार्क्स +2/3 +2/3 यानी +4/3, एंड देन +4/3 में से -1/3 करूंगा तो क्या बन जाएगा, 3/3, एंड देन दैट इज अगेन 1, तो 1 ई बन गया, राइट। +2 +2 +4 -1 3, अब 3/3 विल बी 1 ई। अच्छा जी, इसी तरह हमें न्यूट्रॉन को भी पता होने की जरूरत है। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन इज अ मास ऑफ 1 म्यू, वी नो दैट, एंड अ चार्ज ऑफ 0 ई। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर है अप डाउन डाउन, अप डाउन एंड देन डाउन। अच्छा, आपका मास क्या है, आपका मास है 1/3 म्यू, चार्ज जो है वो इसका 2/3 ई है। इसका भी 1/3 म्यू है। डाउन का जो चार्ज है, डाउन का जो चार्ज है, ई, डाउन का जो चार्ज है वो है -1/3 ई, एंड सिमिलरली इसका भी 1/3 म्यू एंड -1/3 ई, ठीक है जी। तो ये न्यूट्रॉन का क्वार्क स्ट्रक्चर है। नाउ यू कैन सी 1/3 + 1/3 + 1/3, 3/3, 3/3 1 हो गया, 1 म्यू बन रहा है बिल्कुल। +2/3 -1/3 -1/3 यानी -1 -1 -2, -2 + 2 0, 0/3 0 ई। एक न्यूट्रॉन जो है उसका स्ट्रक्चर है अप डाउन डाउन, एक प्रोटॉन का स्ट्रक्चर है अप अप डाउन, ठीक है जी। एंड इसी लिहाज से ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये अप और डाउन क्वार्क्स। क्यों मैं कह रहा हूं कि अप एंड डाउन क्वार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम जब भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे होंगे तो हमें इनकी एक क्वार्क कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हमें ये याद करनी पड़ेगी। यू नीड टू लर्न दीज टू बाय हार्ट, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनका चार्ज और मास, और इनके क्या क्वार्क स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से याद होने की जरूरत है, ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दिस? वो मुझसे एक स्टूपिड सिली मिस्टेक हुई, आई डोंट नो, मैंने सबके मास 2/3 क्यों लिख दिए, पता नहीं मैं क्या सोच रहा था। 1/3 थे सारे मासेस, बिट ऑफ लाइक
मिक्सअप हो गया मुझसे फॉर सम रीजन, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, क्यों मेरे दिमाग में कॉस गिव 2/3 लिखा तो के बाद तो आई हैव नो आईडिया। एनी प्रॉब्लम्स? बस ये भी है, समझ लो, अगेन रट्टा। ठीक है जी। आसान तरीका क्या है, प्रोटॉन को याद रखेंगे हम अप अप डाउन, और न्यूट्रॉन को याद रखेंगे अप डाउन डाउन। तो यू यू डी यू डी डी। ठीक है जी, इस तरह से याद रख लो, दिस शुड बी इजी। बाकी अप डाउन क्वार्ट्स के चार्जेस और मासेस पता होने की जरूरत है। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं रिगार्डिंग द डिस्कशन फॉर मैटर एंड एंटी मैटर। ठीक है जी। सो लेट्स डिस्कस एंटी मैटर। एंटी मैटर क्या है? अच्छा, मैटर क्या है? मैटर इज व्हाट यू नो प्रोटॉन्स, यू नो न्यूट्रॉन्स, यू नो मॉलिक्यूल्स, यू नो कंपाउंड्स, यू नो ह्यूमन बीइंग। हम सब जो बने हुए हैं वो हम मैटर से बने हुए। लेकिन दुनिया में, आपकी कायनात में एक डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर भी है, और वो एंटी मैटर है। एंटी मैटर क्या होता है? एंटी मैटर, इट हैज द सेम मास एज its matter counterpart, but opposite charge। ठीक है, but opposite charge। ओके, सो ये कहां से आया, या हमने ये डिस्कवर कब किए? हमने ये जब जब डिस्कवर करें, तो हमें थोड़ा थोड़ा आगे जाके भी पढ़ना है। दीज आर बेसिकली, जब भी मैटर प्रोड्यूस होता है ना, उसके साथ हमेशा एंटी मैटर भी प्रोड्यूस होता है। आपकी दुनिया में, आपकी कायनात में मैटर प्रोड्यूस होता है, उसी के साथ एंटी मैटर भी प्रोड्यूस होता है। whenever you produce a matter, an antimatter will always be formed। और एंटी मैटर क्या होता है? एंटी मैटर हैज द सेम मास, मास उसका सेम होता है उस मैटर के, लेकिन चार्ज ऑपोजिट होता है। सो लेट्स डू सम एग्जांपल्स, और इसको जरा जो है वो हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सो मैं कुछ मैटर लिखवाऊंगा, एंड देन आई एम गोइंग टू मेक इट क्लियर कि एंटी मैटर काउंटर पार्ट उसका क्या होगा, एंड देन यू आर गोइंग टू हेल्प मी मेक द एंटी मैटर काउंटर पार्ट फॉर देम। ठीक है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अ मैटर प्रोटॉन। तो इफ आई एम सेइंग देयर इज दिस प्रोटॉन, कोई प्रोटॉन है, वी नो दैट प्रोटॉन हमारा क्या है, मैटर वाला, दैट इज अ मास 1 म्यू एंड चार्ज +1 e। अगर मुझे इसका एंटी मैटर काउंटर पार्ट बनाना हो, तो एंटी मैटर काउंटर पार्ट कैसे बनेगा? वो 1 म्यू ही रहेगा उसका मास, लेकिन उसका चार्ज -1 e हो जाएगा। ठीक है जी। सो दिस इज नोन एज ए प्रोटॉन। यहां पे अब जो मैं बनाऊंगा, अच्छा, अब हम एंटी प्रोटॉन बना रहे हैं, तो एंटी के ऊपर हमेशा ये लाइन जाती है। मैटर वाले का ये एंटी है, तो इसके ऊपर लाइन जाएगी। मास इसका वही रहेगा, लेकिन इसका चार्ज जो है वो फ्लिप हो जाएगा, +1 से -1 हो जाएगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन नहीं बोलिएगा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं बना है, ये एंटी प्रोटॉन बना है। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन का मास होता है, सो डोंट कंफ्यूज दैट। एनी प्रॉब्लम विद दिस एग्जांपल, हाउ टू मेक द मैटर फ्रॉम द एंटी मैटर? सो अब जरा, can you tell me what is going to be the antimatter for the neutron, जिसका mass 1 mu और charge 0 e? What will be the mass and the charge for an anti-neutron? 1 and 0। 1 mu और 0 को उल्टा भी करोगे तो 0 को उल्टा करके कुछ होता नहीं है। बट दिस, देयर इज समथिंग नोन एज द एंटी न्यूट्रॉन, और वो हम थोड़ी देर में देखेंगे वो कैसे वजूद में आता है, या हाउ इज दैट इवन एन एंटी न्यूट्रॉन पॉसिबल? चार्ज तो उल्टा हुआ ही नहीं, तो इज देयर इवन समथिंग वर्थ कॉलिंग एन एंटी न्यूट्रॉन? वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसी तरह वी हैव द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या था? इलेक्ट्रॉन था 0 म्यू एंड देन -1 e। सो ये न्यूट्रॉन था, ये आ गया इलेक्ट्रॉन। सो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर बनाना होगा, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर 0 म्यू +1 e, राइट? सो द एंटी इलेक्ट्रॉन is 0 mu and then +1 e। अच्छा, ना इलेक्ट्रॉन को अगर हम इसका एंटी बनाएंगे, तो हम इसको एंटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है जी। इन दोनों के और भी नाम है, जो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे क्या है। बट दिस इज हाउ बेसिकली यू आर गोइंग टू बी मेकिंग दी मैटर एंड एंटी मैटर। ये मतलब बस इतना सा आसान सा है, इसमें और कोई चीज नहीं है। अच्छा, नाउ व्हाट डू आई नीड टू टेल यू, कि सिर्फ इन बड़े बड़े पार्टिकल्स के नहीं है, आपके क्वार्ट्स के भी एंटी मैटर मैटर क्वांटम काउंटर पार्ट्स हो सकते हैं। सो 2/3 म्यू and +2/3 e, an up quark। so this is an up quark। तो अगर मुझे इसका बनाना हो, तो वो भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपने जो है वो बस क्या करना है, मास सेम रखना है, यानी 2/3 म्यू इसका मास सेम रहेगा।
चार्ज इसका उल्टा हो जाएगा। सो वी शैल कॉल दिस एन एंटी अप। सिमिलरली डाउन भी डिस्कस कर लेते हैं। सो 2 अपॉन, दोबारा से मैं 2/3 लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया क्या हो गया मुझे। 1/3 और उधर भी 1/3 है, अभी मैं दिमाग में बैठ गया है, और 2/3 एंड देन जो है दिस इज ऑल्सो 1/3 म्यू एंड देन -1/3 ई। तो एंटी डाउन क्या होगा, एंटी डाउन इसका ऑपोजिट होगा 1/3 म्यू एंड देन +1/3 ई। एंटी एंटी, दिस इज गोइंग टू बी एंटी डाउन, और ये वाला जो है वो डाउन होगा। एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू सॉल्व द लास्ट एग्जाम्पल फॉर मी। अगर मेरे पास एक न्यूट्रिनो है 0 म्यू का और 0 ई का, सो इसका एंटी न्यूट्रिनो क्या होगा, उसका मास और चार्ज न्यूट्रिनो का, एंड 0 0, यस एग्जैक्टली। बस देखो, वेन एवर दे आस्क यू टू कोट द एंटी मैटर पार्टिकल, व्हाट यू जस्ट डू, यू गेट दैट, पुट अ लाइन ओवर इट, ठीक है जी। मास जो है आपने वैसा का वैसा ही कॉपी कर देना है, और चार्ज का जो है वो आपने साइन फ्लिप कर देना है। 0 ई क्या हो जाएगा, वो अभी भी 0 ई ही रहेगा, लेकिन देयर इज ऑल्सो समथिंग नोन एज दिस, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है जी। इसको एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। इसका जो है हम फायदा जो है वो थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अच्छा, अब जरा ये प्रूफ कर लेते हैं कि प्रोटॉन का, एंटी प्रोटॉन का क्वार्क स्ट्रक्चर क्या होगा, वो भी आ सकता है, और न्यूट्रॉन के एंटी न्यूट्रॉन का क्वार्क स्ट्रक्चर क्या होगा, वो भी आ सकता है, ठीक है जी। अच्छा, प्रोटॉन हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, अगर मैं अब एंटी प्रोटॉन डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका मास है 1 म्यू और -1 ई। सो बेसिकली ये बना हुआ होता है उन्हीं क्वार्क से, लेकिन उनके एंटी से। सो बेसिकली प्रोटॉन क्या था, इट वाज एन अप अप डाउन। प्रोटॉन जो था कहां था, प्रोटॉन वाज एन अप अप डाउन। तो अब ये बेसिकली एंटी अप एंटी अप एंटी डाउन से बना हुआ है। सो इट्स मेड अप ऑफ एन एंटी अप, एंटी अप, एंटी डाउन। और अब अगर हम देखें तो 1/3 म्यू, मास तो चेंज नहीं करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/3 म्यू 1/3 म्यू 1/3 म्यू। और जो इसका चार्ज था, इसका चार्ज था +2/3 ई। तो अब का था, अब इसका एंटी का ले रहे हैं, सो -2/3 ई। देन सिमिलरली इसका भी -2/3 ई, और इसका भी -2/3 ई। और सॉरी, इसका जो है डाउन का जो है वो सॉरी, डाउन का -1/3 था, तो उसका ऑपोजिट करेंगे तो वो हो जाएगा +1/3, ठीक है जी। सो +1/3 ई। तो बस चार्जेस फ्लिप करने हैं, -2 -2 -4, -4 + 1 विल बी -3, -3 डिवाइड बाई 3 -e। प्रूव हो गया कि एंटी प्रोटॉन जो है वो एंटी अप एंटी अप एंटी डाउन होना चाहिए। इसी तरह हम न्यूट्रॉन को भी जो है वो जरा देख लेते हैं। तो एंटी न्यूट्रॉन, अब इट इज स्टिल अ 1 म्यू एंड स्टिल अ चार्ज ऑफ 0 ई। किस तरह से बन रहा होगा, थ्रू दी सेम थिंग्स बट इन एंटी मैटर फॉर्म। सो बेसिकली न्यूट्रॉन था अप डाउन डाउन, तो अब इस दफा क्या होगा, एंटी अप होगा, एंटी डाउन होगा, एंटी डाउन होगा। एंड लेट्स सी, 1/3 म्यू सबके लिए कांस्टेंट, 1/3 म्यू 1/3 म्यू। अप का चार्ज था +2/3, एंटी अप का होगा -2/3 ई। एंटी डाउन का होगा, डाउन का था -1/3, एंटी डाउन का होगा +1/3 ई। एंड देन सिमिलरली इधर भी +1/3 ई। सो इफ वी डू सी, -2 +1 +1 यानी +1 +1 +2 +2 -2 0, एंड दीज आर दी स्ट्रक्चर्स फॉर योर एंटी प्रोटॉन एंड एंटी न्यूट्रॉन, ठीक है जी। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अगर आपसे सवाल आ जाए कि हाउ कैन देयर एग्जिस्ट एन एंटी न्यूट्रॉन, तो उसकी एक्सप्लेनेशन जरा ये है कि चार्ज अलग नहीं है, लेकिन अंदर से वो अलग है, ठीक है। न्यूट्रॉन का चार्ज फिर भी वही आ रहा है देखने को, तो वो एंटी न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन हमें कुछ अलग नहीं दिख रहे, लेकिन इन द क्वार्क स्ट्रक्चर देर वेरी डिफरेंट, वो बने हुए ही पूरे पूरे एंटी मैटर पार्ट्स, ठीक है। और दुनिया में आपके पास यू ऑलवेज, जब भी मैटर बनाओगे, जब भी हम मैटर बनाने की कोशिश करते हैं, हमारे पास एंटी मैटर खुद ब खुद जनरेट होता है, खुद ब खुद बनता है। दिस इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन। और अगर आपसे पूछ लिया किसी भी चीज का एंटी मैटर पार्ट बता दो, तो आपने बस उसका चार्ज लेके ऑपोजिट कर देना है। दैट्स एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑल यू नीड टू डू। अच्छा, अब एज यू वुड सस्पेक्ट, मैटर है और एंटी मैटर है, ठीक है। एक का चार्ज प्लस में है, दूसरे का चार्ज उसका ऑपोजिट माइनस में है। मतलब वट एवर द केस, द चार्जेस आर कंप्लीटली ऑपोजिट,
ठीक है। तो समथिंग हैपेंस बिटवीन दीज टू एंड इट इज नोन एज एन अनाइलेशन। अनाइलेशन, अनाइलेशन क्या होती है? अनाइलेशन ये होती है कि व्हेन अ मैटर एंड इट्स एंटी मैटर counterpart interact, they annihilate each other, annihilate each other, releasing energy. They annihilate each other, releasing energy. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रोटॉन पे दूसरा एंटी प्रोटॉन रख के उसका मार दूं तो दोनों तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और उनका जो भी था, जो भी उनका वजूद था, वो पूरा पूरा प्योरली क्या बन जाएगा? वो पूरा पूरा प्योरली एनर्जी बन जाएगा। सो बेसिकली व्हेन एवर यू हैव समथिंग ऑफ मैटर और मैं उसी का एंटी मैटर, यानी न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन का ही एंटी मैटर यानी एंटी न्यूट्रॉन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसी का जो है वो एंटी इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तब ये दोनों अलाइनेशन दिखाएंगे। ये नहीं होगा कि प्रोटॉन के साथ जो है वो एंटी न्यूट्रॉन कोलाइड करके वो खत्म कर देंगे, ऐसी चीज नहीं होगी। कोई चीज है तो उसी का अगर एंटी मैटर काउंटर पार्ट लोगे और फिर दोनों को इंटरेक्ट करवाओगे, तो क्योंकि उन दोनों के चार्जेस ऑपोजिट होते हैं, मासेस सेम होते हैं, तो एक तरीके से समझो एक दूसरे को ये खुद तबाह और बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। एक दूसरे मिलते हैं, बिल्कुल तबाह बर्बाद तहस नहस कर देते हैं, और जब ये तहस नहस करते हैं तो आपके पास प्योरली क्या बनती है? प्योरली आपके पास एनर्जी बनती है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज जो है हमारे पास क्या है जो हमें इसके साथ डिस्कस करनी है कि यार अगर 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 मैं ये करना चाहूं कि मैं एनर्जी से मैटर बनाना चाहूं, अगर मैं एनर्जी से, अगर मैं इसके ऑपोजिट में आना चाहूं, मतलब मैटर और एंटी मैटर को साथ में कोलाइड करके आई कैन प्रोड्यूस एनर्जी। सो मीजॉन्स बेसिकली जस्ट एनर्जी हुई नहीं, आपके मीजॉन बेसिकली होता है कि अगर उसमें एंटी अप है ना तो दूसरा वाला डाउन होगा, मतलब इट्स नॉट एंटी अप एंड अप, वो तो फिर एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना। इट्स द एंटी मैटर ऑफ समथिंग एल्स पेयर्ड विद द मैटर ऑफ सम अदर क्वार्क, वो इस तरह से होते हैं, ठीक है। खैर, you do not need to know any of the inside structures of the quarks. They can exist only because जो मैटर एंटी मैटर है वो अदले बदले, वो एक दूसरे को कोलाइड करके खत्म नहीं करते, they can't do that, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इसके रिवर्स में जाऊं तो उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। और पेयर प्रोडक्शन क्या है? पेयर प्रोडक्शन ये है कि अगर हम एनर्जी से मैटर बनाना चाह रहे हैं, अगर मैं एनर्जी से मैटर बनाना चाह रहा हूं, एनर्जी को इस्तेमाल करके मैं अगर मैटर बना दूं, तो आपके पास कोई भी तरीका नहीं है कि आप एंटी मैटर की प्रोडक्शन को रोक सको। अगर आप मैटर बनाने जाते हो तो एंटी मैटर खुद बनेगा, खुद बनेगा। इट विल ऑलवेज 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 फॉर्म इट्स ओन सेल्फ। इफ एनर्जी इज यूज्ड टू क्रिएट मैटर, एंटी मैटर खुद बनेगा, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन। So, if energy is used to produce matter, antimatter is always formed. Antimatter is always formed. Keep this in your mind, क्योंकि मैं आपको बीटा माइनस बीटा प्लस डिकेज में इसके थ्रू, इसके हेल्प के थ्रू आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द थिंग्स। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब व्हाट आई वांट यू टू रियलाइज कि थोड़ा सा ना इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था आपका, वो थोड़ा सा आके रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर में चेंज हो जाता है, ठीक है जी। वो क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि इसमें आप एनर्जी को इस्तेमाल करके यू कैन क्रिएट मैटर, और एनर्जी प्रिंसिपल कन्वर्शन वो क्या था? एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर, मतलब एनर्जी एनर्जी ही बन सकती है। रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर में आके, या जब हम बहुत छोटे छोटे स्केल पे डील कर रहे होते हैं, तब वो लॉ चेंज हो जाता है। वो लॉ क्या चेंज होता है? एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म, ऐसा हो सकता है, लेकिन एनर्जी से मैटर भी बनाया जा सकता है, ठीक है। और सिर्फ जरूरी नहीं है एनर्जी हमेशा एनर्जी से हो सकता है मैटर एंटी मैटर की अनाइलेशन से एनर्जी आता है, ठीक है। सो वी नीड टू कीप दिस थिंग्स इन माइंड भी कि एनर्जी
से मास बनाया जा सकता है और मास से एनर्जी बनाई जा सकती है. यू कैन क्रिएट दैट. इट्स नॉट ओनली एनर्जी विल ऑलवेज कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर. एनर्जी कंजर्व रहेगी. द एनर्जी कंटेंट ऑफ अ सिस्टम विल रिमेन कंजर्व. लेकिन हो सकता है कुछ पार्ट उस एनर्जी का मास बन जाए. हो सकता है कुछ पार्ट मास जो है वो आप एनर्जी में बना दो. तो ये सब कुछ हो सकता है. और वो लॉ थोड़ा सा उधर इधर आके इस चैप्टर में थोड़ा सा हम डिफरेंट करेंगे. और वो सिर्फ इधर ही इसी चैप्टर के लिए देखेंगे. और कहीं जो है वो हम कहीं अप्लाई करने की कोशिश नहीं करेंगे. दैट इज नोन एज मास एनर्जी इक्विवेलेंस. मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या कहता है? मास एनर्जी इक्विवेलेंस कहता है दैट द टोटल मास एनर्जी, ये हमने एक टर्म कह दिया. यानी जो पूरे सिस्टम के अंदर मास है और जो एनर्जी है. ठीक है, एनर्जी से मास बनाई जा सकती है, मास से एनर्जी बनाई जा सकती है, एनर्जी से एनर्जी भी बनाई जा सकती है, और मास से मास भी बनाया जा सकता है. राइट. अगर मैं एक बड़े पार्टिकल को तोड़ के दो मासेस बनाना चाहूं, मैं वो भी कर सकता हूं. अगर मैं एक एंटी मैटर मैटर कोलाइड करके एनर्जी बनाना चाहूं, मैं वो भी कर सकता हूं. अगर मैं एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं. और अगर मैं एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए कोई मैटर वजूद में लाना चाहूं, तो मैं वो भी कर सकता हूं. The total mass energy content of a system is constant. Is constant. So इस बात से मतलब क्या हुआ? इस बात से यह मतलब हुआ कि आपकी मास प्लस एनर्जी जो आप इनपुट साइड में रख रहे हो, ठीक है, जो आप इनपुट साइड में रख रहे हो, वो हमेशा बराबर आएगी मास प्लस एनर्जी आपके आउटपुट साइड में. ठीक है. नाउ दिस इज जस्ट समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर हेड. यू विल नेवर बी आस्क्ड टू डू कैलकुलेशंस विद दिस इन एएस. ये A2 में हम इस्तेमाल करेंगे यूजिंग E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, जो आइंस्टाइन की सबसे फेमस इक्वेशन है, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर. वो तब की बात है, लेकिन यू नीड टू कीप दिस इन योर हेड. ठीक है. ये क्यों हेड में रखना है? क्योंकि हम अब कल से इंशाल्लाह जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस देख रहे होंगे, डिके इक्वेशंस देख रहे होंगे. तो उसमें ये तीन चीजें हमें जो है वो इंपॉर्टेंट, मतलब तीन क्या, ये दो चीजें आखिर की ये बड़ी हमें जो है वो रहेगी. अच्छा, आखिर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या पढ़ा था? एनर्जी जो है वो सिर्फ एनर्जी बन सकती है ना. हमने ये पढ़ा था एनर्जी एनर्जी ही बनेगी और एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहेगी. ऐसा ही था. काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बन रही है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन रही है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन रही है. ऐसा कुछ था. ठीक है. न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में आके थोड़ी सी चीज डिफरेंट हो सकती है. क्या डिफरेंट हो सकती है? एनर्जी को इस्तेमाल करके आप मैटर बना सकते हो. ठीक है. और उस प्रोसेस में ऑब्वियसली एंटी मैटर बनेगा. एंड सिमिलरली मैटर एंटी मैटर को साथ में कोलाइड करके भी आप एनर्जी बना सकते हो. तो इस चैप्टर में ये कहना कि एनर्जी हमेशा एनर्जी से एनर्जी ही बनेगी, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. वो थोड़ा सा डिफरेंट किस लिहाज में है? वो सिर्फ इस लिहाज में डिफरेंट है कि भाई देखो, मास से भी आप एनर्जी बना सकते हो, मास से भी आप एनर्जी बना सकते हो, और एनर्जी से भी आप मास बना सकते हो. तो इस चैप्टर में हम क्या बोलते हैं? इस चैप्टर में बोलते हैं भाई जो पूरे सिस्टम का मास एनर्जी कंटेंट है, यानी जो मास का कंटेंट है और एनर्जी का कंटेंट, और फिर ये एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली आप, क्योंकि मास जो है वो एनर्जी बन सकता है, एनर्जी मास बन सकता है. तो जो पूरा मास एनर्जी कंटेंट होगा, ठीक है जी, वो हमेशा इक्वली आएगा ऑन द इनपुट साइड एंड द आउटपुट साइड. मतलब कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा कभी भी, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक साइड में हमने एनर्जी ज्यादा डाली तो उसकी वजह से दूसरी साइड पे एनर्जी बहुत ज्यादा, उसके साथ मास भी बहुत ज्यादा मिल रहा है. ऐसा नहीं होगा. जो मास एनर्जी कंटेंट है, एक साइड का मास एनर्जी दूसरी साइड का मास एनर्जी के बराबर आएगा. ठीक है. जस्ट लर्न दिस. इसके रिगार्डिंग जो कैलकुलेशंस है, कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, वो सब कुछ इस केस में हमारे पास नहीं है. ठीक है. सो जस्ट रिमेंबर दिस. बट थोड़ा सा लॉ चेंज हुआ है कि अब इस दफा हम सिर्फ एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस दफा मास और एनर्जी मिल के बात करेंगे. ठीक है. व्हाट वी वांट टू बी स्टडीइंग, आज हम सारी जो है वो हमारी पार्टिकल इक्वेशंस देखेंगे. ठीक है. सो वी शैल बी लुकिंग एट ऑल ऑफ आवर पार्टिकल इक्वेशंस. पार्टिकल इक्वेशंस जो आपके एएस के कोर्स में है, इक्वेशंस, और इसको हम कह भी सकते हैं, क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस कह सकते हैं. अच्छा, सो द फर्स्ट थिंग्स दैट आई वांट टू डिस्कस ओवर हियर, सबसे पहले तो
कि कुछ चीजें जो है इनमें कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है जी। कुछ चीजें हैं जो आपकी हेल्प के लिए हैं, दे विल रिमेन कांस्टेंट, वो वैसी की वैसी ही रहती हैं। तो दिस इज हाउ विल बेसिकली बी कैरेक्टराइजिंग एंड सॉल्विंग फॉर पार्टिकल इक्वेशन एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस। अच्छा, सबसे पहली चीज तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि यू नो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इस चैप्टर में मास एनर्जी इक्विवेलेंस बन गया। तो बेसिकली अगर हम उन पॉइंटर्स को लेकर चले तो एक पार्टिकल इक्वेशन में, एक न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी मस्ट रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ऐसा हो नहीं सकता एनर्जी जो है वो कुछ और हो जाए, एनर्जी मस्ट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है जी। और जैसे हमने मास के बारे में होता, मास भी कांस्टेंट रहेगा, तो सिमिलरली आपका मास विल ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट, ठीक है जी। अब अगर हम इसको न्यूक्लियर रिएक्शन में देख रहे होंगे तो हमें ये नजर आएगा इन द फॉर्म ऑफ कि हमारा मास नंबर कांस्टेंट होगा, हमारा मास नंबर कांस्टेंट रह रहा होगा। और या फिर इसको दूसरे लफ्जों में बोलना चाहो तो मास नंबर बेसिकली न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स होता है, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स होता है। तो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स क्या थे, देवर बेरियंस। तो वी कैन ऑल्सो से कि हमारा जो बेरियन नंबर है, ठीक है जी, यानी मतलब बेसिकली मास नंबर ही हमारा बेरियन नंबर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है जी। ये बस कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूं फॉर द सेम थिंग, कि अगर एग्जाम में लिखा आ गया तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। लिखने को आ जाए तो यू शुड राइट एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, लिखने को आ जाए मास आपका कांस्टेंट रहेगा, ये सही पॉइंट है, हो सकता है लेकिन वो कहीं और आपको बता रहे हो कि मास नंबर कांस्टेंट रहा है, आपको कहीं और बता रहे हो बेरियन नंबर कांस्टेंट, तो घबराना नहीं है, बेरियन नंबर बेसिकली मास नंबर ही है, ठीक है। फॉर अस राइट नाउ, जितनी हमने एएस रेडियो एक्टिविटी पढ़ी। अच्छा, फिर तीसरी चीज क्या है, जरा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी देख लेते हैं। momentum will also remain constant, momentum will also remain constant, वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाली चीज है। ये जो है कभी भी इसके अंदर कोई इस लॉ में चेंज नहीं आएगा। एंड नंबर 4, ठीक है जी, ये लिख के नहीं आइएगा, ठीक है जी, दिस इज फॉर यू सो दैट यू कैन सॉल्व दी क्वेश्चंस। चार्ज विल ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट, ठीक है जी। जितनी हमारी एएस रेडियो एक्टिविटी है उसमें इट इज सेफ टू अज्यूम हमारा चार्ज कांस्टेंट रहेगा, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा हो, ठीक है जी। आप लिख के नहीं आएंगे, लेकिन आप जब तक सवालात कर रहे होगे, जब तक आपको चीजें करनी होंगी, तो यू कैन यूज दिस एज वेल, ठीक है जी। बट प्लीज 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 ये लिख के नहीं आइएगा, डू नॉट राइट दिस, ठीक है, डू नॉट राइट दिस। अच्छा, तो ये चार चीजें जो है वो आपकी कांस्टेंट रहेंगी, चार में से तीन हैं जो बिल्कुल फॉर श्योर कांस्टेंट रहेंगी। ये लास्ट वाली चीज हो सकता है रहे, हो सकता है ना रहे, ठीक है जी। तो इसको लिख के नहीं आएंगे, लेकिन वी विल यूज इट, क्योंकि हमारी जितनी इस रेडियो एक्टिविटी है उसमें ये सब अप्लाई करता है। तो ये चार चीजें, इनको इस्तेमाल करके हम अपनी सारी पार्टिकल और न्यूक्लियर इक्वेशंस कर रहे होंगे, ठीक है। आपसे भी पूछ लिया जाए कि क्या कांस्टेंट है, तो ये इन तीन में से कोई भी आप लिख सकते हो, इन तीनों में से जितनी भी आपको लिखनी हो आप लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात जो है वो इधर बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डिस्कस करना, कि ये जो एनर्जी जो रिमेन कांस्टेंट रह रही है, इसको जरा समझ लें कि एनर्जी किस किस फॉर्म में हो सकती है इन दी इक्वेशन, ठीक है जी, किस किस फॉर्म में इन दी इक्वेशन हो सकती है। तो भाई देखो, सबसे पहले तो हमने क्या डिस्कस किया, एनर्जी मस्ट रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, एनर्जी हो सकता है मैटर बन जाए, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी से मैटर बनाया जा सकता है, और जब मैटर में बनाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली एंटी मैटर भी बनेगा। सो एनर्जी कंटेंट सेम रह रहा है, लेकिन सेम रहने की अशकाल, उसकी कुछ शक्लें जो है वो कुछ डिफरेंट हो गई हैं। सो मैटर प्लस एंटी मैटर में तब्दील हो सकता है एनर्जी, ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास एनर्जी जो है वो क्या बन सकती है, वो गामा रेडिएशन बन सकती है, ठीक है जी। गामा रेडिएशन क्या होती है, गामा रेडिएशन आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था, ठीक है जी, पूरा जो था, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, लाइट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, वो सब कुछ इस गामा रेडिएशन में आ जाएगा। वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये गामा रेडिएशन की फील्ड में आ गया। और नंबर 3, इट कैन ऑल्सो बिकम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये तीन तरीके से एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है या एक्सप्रेस की जाती है इन अ न्यूक्लियर इक्वेशन। हो सकता है एनर्जी की मदद से मैटर और एंटी मैटर बन जाए, हो सकता है एनर्जी जो है वो गामा रेडिएशन ही बने, जो भी एक एनर्जी ही है, ठीक है जी। सो मे बी इट जस्ट बिकम्स एनर्जी, ठीक है। हो सकता है एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी बन जाए,
ठीक है जी। सो ये कुछ चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए दिमाग में रखना, क्योंकि हम इसको लेके क्वेश्चंस भी देखेंगे, हम इसको देख के हम अपनी सारी पार्टिकल इक्वेशंस भी देखेंगे। ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दिस स्लाइड? कोई चीज जिसपे मैं और कोई वजाहत करूं? ठीक है, और ऑब्वियसली जब हम अभी इक्वेशंस वगैरह सब पढ़ रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली खुद समझ में आएगा साथ साथ कि ये कैसे अप्लाई होगा सारा। ठीक है।